नमस्कार। जब हम ब्रिटिश राज की बात करते हैं तो अक्सर बड़े बड़े नेताओं और राजनीतिक लड़ाइयों पर ही ध्यान जाता है ना? लेकिन जमीन पर एक और ही लड़ाई चल रही थी, और वो थी भारत के किसानों की लड़ाई। ये कहानी है उन अनगिनत विद्रोहों की जिन्होंने असल में भारत की आज़ादी की नींव रखी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? जो किसान सदियों से चुपचाप अपनी जमीन जोत रहा था, वो अचानक इतने बड़े पैमाने पर विद्रोह करने पर क्यों उतर आया? वो कौन सी वजहें थीं जिन्होंने उसे अपने ही शासकों के खिलाफ खड़ा कर दिया? चलिए, इसकी तह तक चलते हैं। तो देखिए, ये सारी कहानी शुरू होती है ब्रिटिश नीतियों से। उन्होंने आकर भारतीय खेती की पूरी व्यवस्था को ही सिर के बल खड़ा कर दिया। ये सिर्फ एक नया शासन नहीं था, ये किसानों की जिंदगी जीने के तरीके पर एक सीधा हमला था। अंग्रेजों ने जो सिस्टम बनाया, उसका मकसद सिर्फ टैक्स वसूलना नहीं था। उन्होंने एक ऐसा ढांचा तैयार किया, एक ऐसा जाल बुना जिसमें किसान जमींदारों, साहूकारों और सरकार के एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया जहां उसका शोषण पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गया। अब जरा एक किसान की जगह खुद को रखकर सोचिए। आपके ऊपर तीन तरफ से मार पड़ रही थी। एक तरफ सरकार ने भारी भरकम टैक्स लगा दिए, दूसरी तरफ जमींदार ऊंचा किराया, तरह तरह की अवैध फीस और तो और बिना पैसों के काम यानी बेगार भी करवा रहा था। और तीसरा, जब इन सबसे निपटने के लिए किसान बेचारा साहूकार के पास जाता तो वो उसे ब्याज के ऐसे जाल में फंसा लेता जिससे निकलना नामुमकिन हो जाता था। अब जब शोषण इतना बढ़ेगा तो जाहिर है आवाज तो उठेगी ही। और यहीं से शुरू हुई 19वीं सदी में प्रतिरोध की पहली लहर। ये आंदोलन शुरू में छोटे थे, किसी एक इलाके तक ही सीमित थे, और इनका निशाना कौन था? सीधे सीधे वो लोग जो उनका शोषण कर रहे थे, बागान मालिक, जमींदार या फिर साहूकार। इन शुरुआती विद्रोहों में से एक जो सबसे ज्यादा मशहूर हुआ वो था बंगाल का नील विद्रोह। ये लड़ाई थी यूरोपियन बागान मालिकों के खिलाफ जो किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे, क्योंकि यूरोप में इसकी बहुत डिमांड थी। तो ये पूरा जाल काम कैसे करता था? देखिए, बड़ा सीधा सा हिसाब था शोषण का। पहले किसान से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता, फिर उसे थोड़ा सा एडवांस लोन दे दिया जाता। इसके बाद उसे अपनी सबसे उपजाऊ जमीन पर नील उगाना पड़ता और उसे बाजार से भी बहुत कम कीमत पर बेचना पड़ता। नतीजा, किसान वो लोन कभी चुका ही नहीं पाता था और पीढ़ी दर पीढ़ी उस गुलामी में फंसा रहता। लेकिन इस विद्रोह की गूंज सिर्फ खेतों तक ही नहीं रही। दीनबंधु मित्र के एक नाटक नील दर्पण ने इन किसानों का दर्द पूरे देश के सामने रख दिया। इसने पढ़े लिखे तबके को भी झकझोर दिया। सोचिए, कला और साहित्य कैसे एक क्रांति का हथियार बन सकते हैं। और ऐसा नहीं था कि आग सिर्फ बंगाल में लगी थी। पावना में किसानों ने कानून का रास्ता अपनाया और लगान देने से ही मना कर दिया। वहीं दक्कन में किसानों ने पहले तो साहूकारों का सामाजिक बहिष्कार किया, और जब बात नहीं बनी तो उनके कर्ज के सारे कागजात ही आग के हवाले कर दिए। तरीके भले ही अलग थे, पर मकसद एक ही था, शोषण से आज़ादी। और अब कहानी में आता है एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही ज़रूरी मोड़। 20वीं सदी की शुरुआत होते होते किसानों की लड़ाई का तरीका और उनके लक्ष्य दोनों बदलने लगे। अब लड़ाई सिर्फ जमीन या लगान की नहीं थी, बल्कि ये आज़ादी की बड़ी लड़ाई से जुड़ने वाली थी। ये स्लाइड इस बदलाव को एकदम साफ दिखाती है। देखिए, 19वीं सदी में किसानों का दुश्मन कौन था? गांव का जमींदार या साहूकार। और उनकी मांगें भी छोटी और आर्थिक होती थीं। लेकिन 20वीं सदी आते आते वो समझ गए कि असली जड़ तो ये अंग्रेजी हुकूमत ही है। अब उनके लक्ष्य सिर्फ लगान कम करवाना नहीं, बल्कि देश को आज़ाद करवाना बन गए। तो चलिए, अब 20वीं सदी के उन आंदोलनों पर नजर डालते हैं जहां किसानों का संघर्ष भारत की आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गया। इस दौर की सबसे खास बात थी संगठन। अब किसान सिर्फ भीड़ बनकर गुस्सा नहीं जाहिर कर रहे थे, बल्कि किसान सभा और एका आंदोलन जैसे संगठन बना रहे थे, एकजुट हो रहे थे। और मालाबार के मोपला विद्रोह ने तो ये भी दिखाया कि कैसे एक स्थानीय मुद्दा राष्ट्रीय स्तर के खिलाफत आंदोलन से भी जुड़ सकता है। और इसी दौर में एक ऐसा आंदोलन हुआ जो एक मिसाल बन गया। एक संगठित किसान आंदोलन कितना ताकतवर हो सकता है, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है बारदोली सत्याग्रह, जिसे लीड कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। हुआ ये कि सरकार ने अचानक लगान में 30% की जबरदस्त बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। सोचिए जरा, किसानों पर क्या गुजरी होगी।
और बस इसी एक फैसले ने इस ऐतिहासिक सत्याग्रह की आग लगा दी। तो फिर क्या हुआ? किसानों ने सरदार पटेल के नेतृत्व में ठान लिया कि बढ़ा हुआ टैक्स नहीं देंगे, चाहे कुछ हो जाए। उनका ये अहिंसक प्रतिरोध इतना कामयाब रहा कि सरकार को झुकना पड़ा और बढ़ोतरी को 30% से घटाकर सिर्फ 6.03% पर लाना पड़ा। ये थी एकता की ताकत, ये थी संगठित शक्ति की जीत। ये जो छोटे छोटे आंदोलन हो रहे थे ना, इन सब की मेहनत रंग लाई 1936 में, जब बनी अखिल भारतीय किसान सभा। ये एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक पल था। पहली बार पूरे देश के किसानों का एक राष्ट्रीय संगठन बना, जिसका अपना एक मैनिफेस्टो था, अपनी मांगें थी, और जो अब आज़ादी की लड़ाई का एक अहम हिस्सा था। आज़ादी मिलने ही वाली थी, लेकिन जमीन पर लड़ाई अभी भी जारी थी, बल्कि और भी तेज हो गई थी। बंगाल में तेभागा आंदोलन हो या हैदराबाद का तेलंगाना आंदोलन, इन लड़ाइयों ने दिखाया कि किसान अपने हक के लिए अब किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, चाहे उसके लिए हथियार ही क्यों न उठाने पड़े। तो ये टाइमलाइन हमें एक सदी लंबे संघर्ष की एक झलक दिखाती है। नील विद्रोह की एक स्थानीय चिंगारी से लेकर तेलंगाना के बड़े सशस्त्र संघर्ष तक, ये प्रतिरोध की एक ऐसी कहानी है जो कभी रुकी नहीं। तो सवाल ये उठता है कि इन सारे विद्रोहों का, इन कुर्बानियों का आखिर नतीजा क्या निकला? इन आंदोलनों ने हमें क्या दिया? चलिए देखते हैं कि इनकी विरासत क्या है। इसका असर बहुत बड़ा और दूर तक जाने वाला था। पहली बात, इन आंदोलनों ने ब्रिटिश राज को ये साफ साफ दिखा दिया कि उसे जमीनी स्तर पर चुनौती दी जा सकती है। दूसरी बात, इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को वो ताकत और वो जन समर्थन दिया जिसके बिना शायद आज़ादी मुमकिन ही नहीं थी। और सबसे ज़रूरी, आज़ाद भारत में जो जमींदारी खत्म करने जैसे बड़े भूमि सुधार हुए, उनकी ज़मीन इन्हीं किसान आंदोलनों ने तैयार की थी। और आखिर में ये सवाल हमारे लिए है, जब हम आज किसानों को अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए देखते हैं, तो इतिहास के ये पन्ने हमें क्या सिखाते हैं, क्या याद दिलाते हैं? इन ऐतिहासिक संघर्षों की विरासत आज भी उतनी ही ज़रूरी है, और शायद आज हमें इसे समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।